देखिए बच्चों के मैसेज आने लगे हैं। मेरा बात मान करो, पहले स्पीकर कर लो ना। चलो माइक चालू हो गया। स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। बात कर लो उनसे, अच्छे से बात कर लो। बोलो बोलो बच्चे, बात करो। साहिल, सिद्धि, राघव, योगेंद्र, कोमल, पार्थ, चैतन्य, विशाल, आदित्य, रोहन आया अभी। बेटा आवाज आ रही है सबको? हाँ सर, वो थोड़ा टेस्टिंग चल रहा था बेटा, इसलिए थोड़ा लेट हो गया आज। थोड़ा टेस्टिंग कर रहे थे हम लोग, थोड़ा पीडीएफ वगैरह डाल के देख रहे थे कैसा हो रहा है, तो थोड़ा उसकी वजह से लेट हो गया क्लास। चलो तो सब लोग आ गए हैं क्लास में। आपको स्क्रीन दिख रहा है बेटा? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको? व्हाइट बोर्ड विजिबल है, साउंड भी विजिबल है आपके लिए, ऑडिबल है मतलब साउंड ऑडिबल है, स्क्रीन विजिबल है। हाँ सर, ठीक है। तो कल की क्लास में हम लोगों ने सब लोग टोटल 11 लोग प्रेजेंट हैं आज। सिद्धि आ चुका है, 10 हो गए। विशाल, चैतन्य, आदित्य, कोमल, सिद्धि, राघव, रोहन। राघव आज आवाज आ रही है बेटा तुम्हें? राघव आवाज आ रही है आज? कल की क्लास में तुम्हें आवाज नहीं आ रही थी, आज आवाज मिल रही है मेरी? आदित्य नहीं है। हाँ चलो, तो आज राघव को आवाज मिल रही है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे आज? एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का रिवीजन लेना है हमें। आपने, आई होप कि आपने एक बार पढ़ लिया। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स पढ़ा सबने? पढ़ के आए हो? पढ़ के आए क्या? हाँ सर, जो सर ने क्लास के लेक्चर बनाए थे, वीडियो लेक्चर से नोट्स बनाया, नोट्स चेक किया सबने? हाँ सर, चलो तो सर इस पे पीडीएफ शेयर करके करें क्या? एक बार ट्राई करें क्या? करके देखते हैं तो। अच्छा चलो, टेक्स्ट बुक तो होगा सबके पास, पीडीएफ को एक बार शेयर करके ट्राई करते हैं। बहुत बड़ा है, नहीं लेगा ना, कट करना पड़े। ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। चलो तो सब लोग बेटा एसिड बेस एंड सॉल्ट्स खोल लीजिए, वही चैप्टर हमें पढ़ना है। पीडीएफ थोड़ा मोबाइल में आज आज कैसा है? आज स्क्रीन सही दिख रहा है? आज स्क्रीन साइज सही दिख रही है आप लोगों को? आज तो सही दिख रहा है ना? चलो तो कल की क्लास में ये टाइप करूं क्या? अच्छा, टॉपिक यहां से डालना है, समझा समझा। एक बार बेटा टॉपिक एंटर कर दूं मैं, एक सेकंड जस्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स रिवीजन, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स रिवीजन, सॉल्ट्स रिवीजन। चलो, माई मैसेज, यस यस साहिल, मैसेज विजिबल है बेटा? दिख रहा है मैसेज आपका? साहिल मैसेज दिख रहा है आपका बेटा? हम, मुझे अभी इस समय साहिल, पार्थ, रोहन, राघव, सिद्धि, कोमल, चैतन्य, आदित्य, इतने लोग प्रेजेंट हैं अभी क्लास में। अच्छा तुम्हें नहीं दिख रहा तो इंटरनेट की वजह से शायद नहीं दिख रहा होगा, पर विजिबल है बेटा, मैसेज तुम्हारे आ रहे हैं हमको, है ना? जो मैसेज भेज रहे हो वो मैसेज हमें आ रहे हैं यहाँ पे। चलो तो एसिड बेस एंड सॉल्ट्स की बात करो तो एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, कल की क्लास में हमने जो देखा था वहां तक का सब क्लियर है अपने को? हमें लिखने आ गया है रिएक्शंस वगैरह एसिड बेस और सॉल्ट का। एसिड बेस का रिएक्शंस करा के सॉल्ट बनाना है। वी आर नाउ एबल टू सी फीचर्स ऑफ इम्पार्टस, नाउ द गेम इज ऑन। अच्छा चलो, बढ़िया बात है। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट्स की बात करो तो हम लोगों ने एसिड की डेफिनेशन देख ली थी कल बेटा, बेस की डेफिनेशन देख ली थी, और सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है वो भी देख लिया था, केमिकल रिएक्शंस।
करते हैं वो भी हमने देख लिया था। ठीक है, चलो चैट पे मत लग जाओ, काम करना शुरू करो यहाँ पे। सबसे पहले अगर टेक्स्ट बुक से चला जाए हम लोग, तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस हमें पढ़ना है। सबसे पहला हमें क्या पढ़ना था? सबसे पहली चीज हमें जनरल आइडिया तो एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का है। सबसे पहला हमारा टेक्स्ट बुक के हिसाब से केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपका नेक्स्ट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर स्टार्ट करूंगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, आवाज मेरी ज्यादा तेज जा रही है कि ठीक है, सफिशिएंट है? ठीक है, चलो। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है बेटा? केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब बेसिकली हमको देखना होता है उनके केमिकल रिएक्शंस को, कि आखिर वो केमिकली रिएक्ट कैसे करते हैं, क्या केमिकल रिएक्शन होती है, किस तरीके से हमारे लिए प्रोडक्ट देते हैं। तो सबसे पहले देखो, उसके अंदर दिया है लैब के अंदर एसिड एंड बेस का। तो ये पार्ट तो मुझे नहीं लग रहा कि बताने की जरूरत है, कल हमने कर लिया था। एसिड एंड बेसेज इन द लेबोरेटरी, ये हमने कर लिया था, कल की क्लास में हमने देख लिया था। एसिड और बेस लैब के अंदर कौन कौन से होते हैं, एसिड्स के नाम हमने लिख लिए थे, बेस के नाम लिख लिए थे, सॉल्ट्स के नाम लिख लिए थे। तो डेट पार्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, हमने कल कवर कर ही लिया है। ये हमारा देखना है हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट्स विथ मेटल। तो हम लोग पहला क्या देखने जा रहे हैं? रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल्स। एसिड एंड बेस विथ मेटल्स। तो बता सकते हैं मेटल्स के साथ रिएक्शन होने पे क्या होता है? आंसर दीजिए पहले, फिर मैं आगे बताऊं आपको। एसिड और बेस में, एसिड बेस से रिएक्शन होने के बाद क्या आता है, किस तरीके से करता है एसिड और बेस आपस में रिएक्ट। मेटल के साथ रिएक्शन करने पे क्या होता है एसिड और बेस का बेटा? उसके लिए एक टेस्ट भी दिया है आपकी किताब में, फुल डायग्राम के साथ दिया है ना? एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस मेटल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, वेरी गुड। और बेस का मेटल से एच इवॉल्व होता है, मेटल से हाइड्रोजन इवॉल्व होता है। ठीक है, मतलब मेटल एसिड से हाइड्रोजन को निकालता है ना, मेटल जो है वो एसिड के साथ हाइड्रोजन को रिलीज करता है वहां से, हाइड्रोजन गैस को। बेस क्या करता है बेटा? बेस क्या करता है? क्या बेस हाइड्रोजन गैस नहीं निकालता? क्या हमारा बेस हाइड्रोजन गैस नहीं निकालता है? बताइए। मेटल से हाइड्रोजन इवॉल्व होता है। अच्छा कोमल, क्या बेस बेटा हाइड्रोजन गैस नहीं निकालता? अगर देखो, बेस OH निकालता है। नहीं, बेस तो OH निकालता है। मेरा सवाल ये है कि क्या अगर बेस के साथ रिएक्शन कराऊं मैं किसी मेटल की, तो वो हाइड्रोजन गैस निकाल सकता है कि नहीं? मेरा सवाल ये है आपसे। OH H नहीं, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा मतलब क्या? नहीं रोहन, नहीं। अरे निकालता है ना। बेस का अगर रिएक्शन की बात करो, अगर मैंने NaOH बेसिक है, इस बेस की रिएक्शन अगर मैंने जिंक मेटल के साथ करा दी बेटा, तो जिंक मेटल के साथ कराने पे क्या बनता है? क्या ये हाइड्रोजन गैस नहीं निकालता? निकालता है कि नहीं निकालता? बोलो। ये 2 मोल ले लो इसका, 2NaOH का, तो क्या बना देता है ये बताओ? Na2 ZnO2 बनाता है, प्लस H2O यहां से निकाल देता है ये। बोलो, बनाता है इस तरीके से। H2O बोल रहा हूँ, सॉरी, H2 ना, हाइड्रोजन गैस, H2O लिख दिया मैंने, प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकाल देता है। ठीक है, तो बेस भी इवन निकालता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को। ऐसे मत कहना कि बेस कभी नहीं निकालता सर। बेस कैन ऑल्सो रिलीज हाइड्रोजन गैस फ्रॉम मेटल। एसिड एंड बेस की जो रिएक्शन है ना मेटल के साथ, वो मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करा सकती है। अच्छा, किसी एसिड की रिएक्शन को बताइए, किसी एसिड का रिएक्शन जो एसिड निकालता हो मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस। कोई भी एसिड बताओ बेटा। क्या मैं इसी सिमिलर, इसी तरीके से एक एसिड ले लूं H2SO4, और इसकी अगर रिएक्शन मैं जिंक के साथ करा दूं, तो बोलो क्या केमिकल रिएक्शन होगा? क्या बनेगा बेटा? जिंक के साथ करा दूं तो क्या हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेगा कि नहीं करेगा? ये H2SO4 जिंक के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा?
बताओ। ZnSO4 प्लस H2O, हाँ रिलीज करेगा, वेरी गुड। तो जैसे ही जिंक के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये बना देगा ZnSO4 प्लस H2, निकाल देगा यहाँ से। अगर मैं यही सवाल ये पूछता बेटा कि H2SO4, वेरी गुड रोहन, सही रिएक्शन लिखा बेटा। H2SO4 को अगर मैंने कॉपर से रिएक्ट करा दिया होता तो क्या ये केमिकल रिएक्शन होती बेटा? बता सकते हैं आप, क्या ये केमिकल रिएक्शन होती? H2SO4 प्लस कॉपर की रिएक्शन होती? क्या हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है? क्या इसी चैप्टर में रिएक्टिविटी सीरीज दिया है डिस्प्लेसमेंट टेबल का? आंसर नहीं होता, वेरी गुड, नहीं होगा, इसमें रिएक्शन नहीं हो पाएगा। क्या ये दिया है हमारे पास, रिएक्टिविटी टेबल दिया है क्या? इस चैप्टर के अंदर है रिएक्टिविटी टेबल हमारी? शायद दिया है, नेक्स्ट चैप्टर में है। अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर से आइडिया है आपको, ये केमिकल रिएक्शन नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन होने वाली नहीं है। क्यों रिएक्शन नहीं होगी? बिकॉज कॉपर हाइड्रोजन गैस रिलीज यहाँ से नहीं कर सकता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टेबल का आंसर है कि नहीं होता, सही बात है, कॉपर H2SO4 निकालने वाला नहीं है। तो मुझे बताओ, एसिड बेस के रिएक्शंस में तो मुझे नहीं लग रहा कहीं किसी को कोई दिक्कत है। एसिड बेस की रिएक्शन मेटल के साथ लिखने आती होगी। एसिड उठाना है, बेस उठाना है और मेटल के साथ रिएक्शन करा देना है। ठीक है, बस हम लोग रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो चीजें हमें यही पता होनी चाहिए, जो जो मेन चीजें हैं वही पता होनी चाहिए। नहीं है सर कोई डाउट, ठीक है, तो मेन चीजें यही पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, अगर अगला देखोगे तो अगला क्या दिया आपको, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन। तो नेक्स्ट हम लोग सेकेंड टाइप का जो देखने वाले हैं, मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन, मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन किसके साथ? मेटल्स के साथ। तो सॉरी एसिड्स के साथ। बताइए बेटा, मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन बताइए क्या होता है एसिड के साथ करने पे? क्या मेटल कार्बोनेट की जब हम लोग रिएक्शंस कराते हैं तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि इसके अंदर H2 और CO2 गैस निकलता है? कोई भी मेटल, देखो जनरल तरीका मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। हाँ ठीक है, देखो मेटल कार्बोनेट ले लो, कोई सा भी मेटल कार्बोनेट ले लीजिए, या आप कोई भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लीजिए, मेटल सॉल्ट CO2 प्लस H2, वेरी गुड सिद्धि, मेटल, सिद्धिराज सही बताया बेटा तूने, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेंगे। ये सब कॉमन पॉइंट हैं जो हमको ध्यान में रखना है, मेन तो यही चीजें हैं, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्योंकि जब आप आगे चल के क्लास में पढ़ोगे बेटा तो आपसे क्वेश्चंस जो बनते हैं वो इसी टाइप के बनते हैं कि आपका आंसर्स क्या क्या आएगा जब रिएक्ट कराएंगे। तो जब हम लोग मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शंस एसिड के साथ कराते हैं प्लस एसिड, तो यहाँ से बेटा जो आंसर बनने वाला है वो क्या क्या मिलता है आपको, सॉल्ट मिल जाता है, प्लस CO2 मिल जाता है, प्लस H2O मिल जाता है। इसका कोई एग्जांपल बताओ, कोई एग्जांपल बताओ, मेटल कार्बोनेट की जगह पे किसे ले लिया जाए? एनी एग्जांपल ऑफ मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट का कोई एग्जांपल बताइए। आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया है वही बता सकते हो। Na2CO3, वेरी गुड, मेटल कार्बोनेट है Na2CO3, और आपने एसिड लिया है बेटा HCl को, तो आपका बना है NaCl प्लस H2O प्लस CO2, वेरी गुड सर, मतलब मेटल कार्बोनेट्स बेसिक होते हैं, मेटल के कार्बोनेट्स बेसिक होते हैं, गुड सही है, मेटल के जो कार्बोनेट्स होते हैं ना वो बेसिक नेचर के होते हैं बेटा, मेटल कार्बोनेट्स आर बेसिक इन नेचर, बोल सकते हैं, ठीक है, मेटल कार्बोनेट्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल के साथ अगर आप बनाओगे जनरली जो भी आपका मेटल का ऑक्साइड्स भी बनाओगे वो भी बेसिक नेचर का होता है, मेटल का कार्बोनेट्स भी आपका किस नेचर का है, बेसिक नेचर का होता है, ठीक है, केवल हाइड्रो ऑक्साइड जो है वो हमारे, हाइड्रो ऑक्साइड भी इवन बेसिक ही होता है क्योंकि उसमें भी OH ही निकलता है हमारे लिए। तो मेटल कार्बोनेट्स आर बेसिक इन नेचर, मेटल कार्बोनेट्स आर बेसिक इन
नेचर। और बताओ, और कोई डाउट्स है इसमें? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का कोई एग्जांपल बताओ। ये इसका शायद NaHCO3 दिया है इसमें, मुझे लग रहा है टेक्स्ट बुक में क्या दिया आपका, NaHCO3 वाला दिया होगा। जैसे रोहन ने Na2CO3 बनाया, उसी की तरह पे NaHCO3 वहां पे दिया होगा, है ना। तो NaHCO3 जब HCl से रिएक्ट करेगा तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 बन जाता है। क्लियर है ना। तो ये सब आसान सी चीजें हैं, मेरे हिसाब से कुछ इसमें दिक्कत तो नहीं होता है, सिंपल सिंपल चीजें हैं। बाकी तो देखो, पढ़ने के लिए तो उसमें लिखने के लिए बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, एक्टिविटी दिया आपको, टेस्ट ट्यूब लगाया, वो सब चीजें, बहुत सारी चीजें दी हैं। बट हमारा फाइनल यही सब चीजें जानना होता है। और देखो इसमें एक इन्फॉर्मेशन और है बेटा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला है, इसको लाइम वाटर से पास कराते हैं। देखो टेक्स्ट बुक में आपके ये दिया है वहां पे, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 गैस उससे पास करा दो लाइम वाटर से, तो आपका CaCO3 बन जाता है प्लस H2O बन जाता है वहां पे, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। तो ये सब रिएक्शंस थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कि जैसे आपने यहाँ पे देखो बेटा, जो CO2 बना है ना, ये CO2 का टेस्ट ही होता है। ये देखो कैसे हमें पता चलेगा ना कि CO2 गैस है। तो अगर बेटा CO2 गैस को आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर से पास करा दिया बेटा, ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जैसे CO2 गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास कराया जाता है, आपका CaCO3 बन जाता है, प्लस वहां पे H2 बन जाता है, गैस निकलता है यहाँ से। तो देखो एक टेस्ट हम लोग पढ़ेंगे 11th-12th में आके, जो CO2 की कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करिए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है, या हम मुंह से जो एयर, मुंह से जो हवा निकल रही है वो कौन सी है, CO2 गैस निकलती है। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इसको प्रूव करिए कि CO2 गैस है। तो अगर आपने देखा होगा घरों में, तो चूना जो आता है दीवार पे पेंटिंग पुताई करने के लिए, कभी कभी चूना दिवाली में यूज किया जाता है, पता है सबको, चूना जानते हैं आप लोग। तो उस चूने के अंदर उसका अगर लिक्विड फॉर्म में उसके अंदर पानी डाल दो बेटा, और उसमें एक पाइप लेके फूंक मारोगे ना, तो देखोगे तो आप तो व्हाइट कलर का पानी होने लगता है। वो इसी की वजह से, इसके फॉर्मेशन की वजह से, किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के, ठीक है। तो व्हाइट कलर का जो पानी होने लगा, वो बताता है हमें कि प्रेजेंस किसका है उसके अंदर। हमने जो गैस पास की वो कौन सी गैस है, CO2 गैस है। ये शायद किताब में नहीं दिया है मुझे जहां तक लग रहा है, ठीक है। और एक्सेस में अगर बहुत ज्यादा पास करा दोगे, देखो इसमें शायद दिया है टेक्स्ट बुक में ना, ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर, ऑन पासिंग एक्सेस CO2 द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो उसने एक्सेस में पास कराने पे वो दीवार पे भी होता है ना सर, दीवार पे भी, हाँ कैल्शियम कार्बोनेट ही दीवार पे जाता है ना, चूना, चूना वही तो चला जाता है ना दीवार के ऊपर आपका, दीवार पे ही होता है वो। और प्लास्टर ऑफ पेरिस भी आई होप कि पढ़े होगे आप लोग, है ना, पिछले चैप्टर में शायद था, कि इसी चैप्टर में है प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। ठीक है, दिस चैप्टर इसी के अंदर है, आगे है शायद, कंपाउंड्स में मिलेगा, कंपाउंड्स के अंदर मिलेगा, तो उसमें भी थोड़ा पढ़ने को हमें मिलेगा। तो एसिड इसमें तो कुछ ज्यादा दिया नहीं है, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की बस रिएक्शन अगर हम लोग करा देते हैं, किसके साथ, H2O, मेटल की, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड से रिएक्ट करा देते हैं, तो क्या बनता है हमारे पास, रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट बनता है, प्लस CO2 गैस निकलती है, प्लस H2O निकलता है। देखो जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना 11th-12th में, तो बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ती हैं, तो ये सब इन्फॉर्मेशन ही है। बेसिकली दैट चैप्टर इज बिलोंगिंग फ्रॉम द इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल, दोनों चैप्टर से मिक्स है इसमें थोड़ी थोड़ी चीजें। तो इनऑर्गेनिक वाली चीजें हमको याद थोड़ी रखनी पड़ सकती हैं। उसके बाद देखोगे नेक्स्ट, अगर थर्ड की बात करो, इसमें कुछ है अगर तो पूछो, कुछ केस में कुछ समझ में ना आया हो तो पूछो, उसे बताऊं फिर मैं, नहीं तो थर्ड आगे हम लोग बढ़ते हैं। थर्ड टाइप की देखते हैं रिएक्शंस कौन सी पढ़नी है हमें, बताइए। तो थर्ड टाइप में आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे पास कौन सी है बेटा, ये तो कल ही हमने कंप्लीट किया है। सर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या डिफरेंस होता है, देखो ऑर्गेनिक में जैसे कल हम लोग देखे थे, टार्टेरिक एसिड हो गया, है ना, या जो आपका सिट्रिक एसिड हो रहा था, ये सब बेसिकली इनऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। कार्बन वाले जो भी हमारे कंपाउंड्स होते हैं ना, वो बेसिकली सब ऑर्गेनिक के पार्ट में आते हैं। और कार्बन से हटके कोई चीजें जैसे पढ़ोगे आप, जैसे NaOH हो गया,
CaCO3 हो गया, तो ये सब चीजें आपके इनऑर्गेनिक पार्ट में आती हैं। तो इनऑर्गेनिक में थोड़े रिएक्शंस को ध्यान में रखना पड़ता है, रिजल्ट क्या आएगा, क्या आंसर आएगा। ऑर्गेनिक में थोड़ा सा मैकेनिज्म होते हैं कि क्यों रिएक्शंस होगी, कैसे समझा जाएगा। तो हाइड्रोकार्बन से डील करता है। एक चैप्टर है हमारे इसमें 10th सिलेबस में, 4th चैप्टर जो है ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वो ऑर्गेनिक का ही चैप्टर है। 4th चैप्टर बिलोंगिंग फ्रॉम द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये हमारा इनऑर्गेनिक और फिजिकल दोनों का मिक्स पार्ट है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है बेटा, रिएक्शन ऑफ, किसके किसके बीच में रिएक्शन है, अगला बताइए, अगला हेडिंग क्या है। एसिड और बेस का रिएक्शन है, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। तो एसिड एंड बेस के रिएक्शंस में तो मुझे नहीं लग रहा है इसमें कुछ बताने की ज़रूरत है, ऑलरेडी हम लोग कल कवर कर चुके हैं। एसिड एंड बेस कल पढ़ा था हमने कि जब एसिड बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है। और कल मैंने कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी कराए थे इसके ऊपर। ठीक है, कि एसिड लिया था, बेस लिया था, हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। अगर चलो मैं एक और उसी तरीके का एक क्वेश्चन अगर दे दूं आपको बेटा, कि अगर हमने ले लिया H3PO4 को ले लिया मान लो मैंने, और हाँ एक क्वेश्चन बस ले लूँ रोहन, H3PO4 को मान लो ले लिया मैंने, और NaOH को ले लिया, तो बता सकते हैं क्या क्या सॉल्ट बनेगा। ये बस एक क्वेश्चन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। इसका आंसर बता दो मुझे, फिर हम लोग मेटालिक ऑक्साइड की रिएक्शन देखते हैं एसिड्स के साथ। इसका आंसर बता दीजिए क्या आएगा। बताओ आंसर, कोई बता नहीं रहा है आंसर। आंसर बताओ बेटा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। Na3PO4 प्लस 3H2O, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है कोमल। ये 3NaOH ले लेंगे तो तीन, यहाँ से तीन क्यों लिया हमने, क्योंकि यहाँ पे तीन हाइड्रोजन थे बेटा, तो ये बना देगा हमारे लिए Na3PO4 प्लस 3H2O। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, सही है। चलो तो इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो नेक्स्ट हमारा है बेटा रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड्स। तो देखते हुए चलो क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी है, क्योंकि हमसे फाइनल रिएक्शंस वगैरह ही पूछेगा कि इसमें रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स, मेटालिक ऑक्साइड्स विथ बेस, विथ एसिड्स होगा है ना, बेस के साथ नहीं, क्योंकि मेटालिक ऑक्साइड खुद किस नेचर के हैं आपके, विथ एसिड, विथ एसिड्स। तो देखो, अब इनमें रिएक्शंस होगी तो क्या बनता है पता है आपको, सॉल्ट एंड वाटर, रोहन वेरी गुड बेटा। मेटालिक ऑक्साइड और एसिड्स में रिएक्शन होगी तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। ये कैसे, क्योंकि मेटालिक ऑक्साइड खुद किस नेचर के होते हैं बताओ, बेसिक नेचर के होते हैं। वेरी गुड सिद्धि, सिद्धिराज, कोमल, वेरी गुड बेटा। बेसिक प्लस एसिड मिलेगा तभी तो हमारे पास सॉल्ट और वाटर बनेगा। एक एग्जाम्पल बताइए कोई बेटा मुझे। अरे कोई बात नहीं साहिल, नहीं दिख रहा तुम्हें मैसेज, मुझे भी तुम्हारे मैसेज कोई नहीं मिले अभी साहिल। सॉल्ट प्लस वाटर, एक एग्जाम्पल बताओ बेटा, इसका एक एग्जाम्पल बताओ। टेक्स्ट बुक में आपके कोई एग्जाम्पल लिखित नहीं दिया है, एक एग्जाम्पल मुझे बताइए। बेसिक एसिड सॉल्ट और वाटर देते हैं। बताइए एक एग्जाम्पल बताइए कोई बेसिक एसिड का।
टेक्स्ट बुक में एग्जांपल नहीं दिया है, मैंने देखा टेक्स्ट बुक में कोई एग्जांपल आपका नहीं दिया है एसिड बेस की रिएक्शन का। नहीं मालूम सर? अरे मालूम नहीं है? एक देख इसमें दिया है एक्टिविटी, उस एक्टिविटी का आंसर्स क्या आएगा बेटा? एक दिया है ना। हाँ कहाँ थे देखो, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन बीकर एंड दैट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली विथ स्टरिंग। तो ये इसका रिएक्शन बताओ, इसका रिएक्शन कैसे लिखोगे? कॉपर ऑक्साइड लेना है और उसके अंदर HCl को डालना है। नहीं लिख पाओगे? बेसिक देखो, कॉपर ऑक्साइड मतलब बेटा CuO हो गया, प्लस इसके अंदर किसको डालना है? HCl को डालना है, ठीक है। तो जैसे ही कॉपर ऑक्साइड में HCl एसिड डाला जाएगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर। अब वाटर बनने के लिए तो बेटा हाइड्रोजन के नंबर 2 होने चाहिए, ऑक्सीजन के नंबर 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो एक ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन एक ही है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बन गया आंसर, क्या बन जाएगा? CuCl2, ये सॉल्ट बन गया, प्लस वाटर बन गया। ये कितने लोगों को नहीं आ रहा था? अच्छा पहले कितने लोगों को आ रहा था? ये रिएक्शन नहीं आ रही थी? CuCl2 प्लस H2O, सिद्धि, ठीक है। एक और रिएक्शन बताइए, चलो एक और बताओ इसके ऊपर बेटा, एक और एग्जाम्पल बताइए इसके ऊपर। ये एक बताया मैंने, एक और आप बताइए, अपने मन से सोचिए। किसी, क्या सोचना है आपको? मेटेलिक ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड होना चाहिए। और मेटल आपको पता है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस तरीके से जो मेटल्स होते हैं उनको, मैग्नीशियम, इन सबको किसी को भी ले लो बेटा और मुझे एग्जाम्पल एक बना के बताओ। एक एग्जाम्पल बना के बताओ मुझे क्या आंसर होना चाहिए, क्योंकि आना चाहिए आपको। ये एग्जाम में तो जरूरी नहीं है ना ये CuO वाला ही आएगा, कोई दूसरा भी पूछ सकता है कि राइट टू एग्जांपल्स ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड्स। तो 2 एग्जांपल लिखने पड़ गए। तो आंसर्स तो पता है सॉल्ट और वाटर बनेगा, तो एक लिख लोगे। दूसरा एग्जांपल भी बताओ एक और। MgO plus 2HCl gives MgCl2 plus H2O। वेरी गुड बेटा। रोहन सही है। कोमल बेटा, NaO नहीं होता है, NaO नहीं होता है, ठीक है। Na2O होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। NaO नहीं होता, Na2O। देखो कैसे, सोडियम जो है बेटा इसके ऊपर प्लस का चार्ज होता है ना, और ऑक्सीजन को देखो तो वो -2 का दिखाते हैं हम लोग। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या बन जाएगा? Na2O बन जाएगा ना। Na2O प्लस 2HCl विल गिव यू, क्या दे देगा? 2NaCl प्लस H2O। तो मेरे हिसाब से देखो, अभी एक भी मालूम नहीं था रोहन, तुमने अभी बना लिया। क्या आप बना सकते हैं ऐसे रिएक्शंस मेटेलिक ऑक्साइड्स की एसिड के साथ? आ गया बनाने सभी को? आसान है ना, किसी भी मेटल्स के ऑक्साइड को उठाओ, एसिड के साथ रिएक्शन करा दो, तुरंत सॉल्ट और वाटर आ जाएगा। ठीक है चलो, तो हम लोग अगले रिएक्शन पे आ जाए, 5th टाइप का रिएक्शन, क्योंकि हमें चैप्टर कवर कर लेना है चीज़ों को। आधे घंटे में लगभग आधा चैप्टर कवर हो चुका है हमारा। 5th चीज हमें जो पढ़ना है वो क्या दिया है बेटा? रिएक्शन ऑफ, किसका रिएक्शन दिया है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस। तो इसमें बताओ क्या बनेगा? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को लेना है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एंड बेस। बताइए इसमें क्या होगा? मुकेश सर का चल रहा है क्या? लाइव चल रहा है, रिकॉर्डेड? रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एंड बेस का बताओ। सॉल्ट और वाटर बनेगा, ठीक है, सॉल्ट और वाटर बनेगा, वेरी गुड। अब मुझे बताओ जरा, कुछ एग्जांपल्स बताइए इसमें भी। जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड NMO प्लस बेस आपके क्या दे रहा है? सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। तो मुझे एक चीज बताओ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, व्हाट इज द नेचर ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड? कंपाउंड का नेचर कैसा हुआ बेटा? क्या हम कह सकते हैं कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर?
वेरी गुड कोमल, एसिडिक होगा। एग्जाम्पल बताओ मुझे, एग्जाम्पल एसिडिक नेचर का होगा, ये तो बिल्कुल सही बात बोले हैं। इसका एग्जाम्पल बताइए कोई, एक एग्जाम्पल बताओ मुझे कोई। बताइए, वेट कर रहा हूँ मैं, एक कोई एग्जाम्पल बताइए। कोई बताइए, 8 लोग हो अभी क्लास में। कौन कौन जवाब नहीं देता? विशाल, कुछ जवाब नहीं दिया बेटा तूने। विशाल, चैतन्या, जवाब नहीं देते तुम लोग। विशाल हो गया, चैतन्य हो गया, सिद्धि का आंसर सारे, रोहन भी दे रहा है, राघव तू भी आंसर नहीं दे रहा है बेटा कुछ। पार्थ बेटा तुम भी ढीले पड़ गए हो, कुछ तो जवाब दो। कैल्शियम ऑक्साइड, राघव कैल्शियम ऑक्साइड नहीं रे, मैं पूछ रहा हूँ रिएक्शन बताओ मुझे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और बेस का रिएक्शन बताओ कोई। एक एग्जांपल बताओ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड उठाओ, उसकी बेस के साथ रिएक्शन करो, सॉल्ट और वाटर बना के बताओ कौन सा बनेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 गिव्स CaCO। वेरी गुड सिद्धि, वेरी गुड बेटा, एकदम करेक्ट है आपका। पेंटेक्स मेरा तो अभी 6 बजे तक है, वो आशीष सर का खाली हुआ होगा अंदर, देखिए। ठीक है, तो 6 बजे ले लीजिएगा, या आशीष सर का अगर खाली हो तो ले सकते हैं हम। ठीक है बेटा, वेरी गुड, एकदम सही सिद्धि ने दिया आंसर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का जो एग्जांपल है बेटा, किसी के भी साथ ले लो, CO2। CO2 क्या है? कार्बन, कल ही बताया था नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। और किसी भी बेस के साथ जोड़ दो, बेस कोई भी उठा लो, जैसे हमने उठा लिया अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो जैसे ही बेस के साथ जोड़ेंगे तुरंत कौन सा सॉल्ट बनेगा? CaCO3। ठीक है रोहन, तुमने बेटा CaOH फॉर्मूला गलत लिखा है ना, CaOH ट्वाइस करो उसे, प्लस H2O। ये तो दिया ही है ना किताब में, ये रिएक्शंस तो किताब में ही गिवन है। एक तो ये हो गया, एक और बताओ मुझे, अपने मन से बना के बताओ बेटा एक एग्जांपल और मुझे, जिसमें नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो और किसी बेस के साथ रिएक्शन करे, सोचो दिमाग में और बताओ। बताओ बेटा, एक और एग्जांपल बताओ कोई। CaOH ट्वाइस प्लस CO2 गिव्स, क्या लिखा है? ClOH ट्वाइस। ClOH ट्वाइस क्या है ये? ClOH ट्वाइस नहीं होता ना रोहन कुछ, ClOH ट्वाइस कैसे लिख रहे हैं बेटा? ClOH ट्वाइस जैसा तो कुछ नहीं होता ना ऐसा। किसी दूसरे के साथ जोड़ दो ना बेटा, किसी दूसरे के साथ जोड़ दो, इसको CO2 को CO2 ही रहने दो। ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जगह पे आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जोड़ दो, तो क्या दिक्कत है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ले लोगे तो क्या बन जाएगा आपका? CO2 प्लस NaOH, बेस के साथ ले लिया बेटा, Na2CO3 प्लस H2O। वेरी गुड, सही है बिल्कुल। बस उसमें एक करेक्शन कर लो कि वहां आपको 2NaOH करना चाहिए बेटा, है ना? 2NaOH करोगे तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी आपकी राघव। इसमें ही चेंज कर लो ना, बेस बदल दो ना, COH ट्वाइस की जगह MgOH ट्वाइस ले लो, तो ये क्या बना देगा आपका? MgOH ट्वाइस के साथ कर लोगे तो जैसे वो कैल्शियम कार्बोनेट था, ये MgCO3 बना देगा प्लस H2O बना लेगा। एग्जाम्पल सेट करने में सर Mg तो मेटल है, तो Mg मेटल है तो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड ही लिया है ना बेटा मैंने। हमने क्या लिखा है? मेटेलिक ऑक्स, ये बेस है ना, ये तो बेस लिया है ना रोहन।
अरे रोहन, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ये बेस है ना, ये तो बेस है। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ये है ना, CO2। हमने किसकी रिएक्शन लिखनी है? हमें रिएक्शन लिखनी है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की बेस के साथ ना। क्लियर हुआ क्या? तो इस तरीके से रिएक्शंस को लिखनी है, ठीक है। चलो उसके बाद देखो, तो इसमें भी रिएक्शंस तो है, फिफ्थ नंबर पे हमारे पास यही था। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा, नॉन मेटेलिक का कवर हो गया ना। व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसेस हैव इन कॉमन? एसिड और बेस में कॉमन क्या होता है? इसका जवाब आप देंगे बेटा। चलो, क्या कॉमन है एसिड एंड बेस में? क्या कॉमन है? कॉमन बिटवीन एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस, बताओ क्या कॉमन होता है? एसिड और बेस में क्या कॉमन होता है? क्या कॉमन चीज दिखाई देती है आपको? जवाब दीजिए इसका। रिप्लाई करिए। गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेरी गुड कोमल। एसिड एंड बेस बोथ आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एच इज कॉमन नहीं, बेस के अंदर एच नहीं बोलेंगे। बेस के देखो, एसिड्स के अंदर क्या है ना, एसिड बेसिकली जैसे डालोगे बेटा, कोई भी एसिड ले लो, सपोज करो अगर मैंने HCl ले लिया, तो HCl को जब डालेंगे ना, तो HCl किस किस में टूटेगा? H+ एंड Cl- के अंदर, ठीक है ना। इसी तरीके से कोई बेस का एग्जांपल ले लो, जैसे NaOH ले लो, तो उनमें H कॉमन नहीं होता राघव, है ना, H कॉमन नहीं मिलेगा हमें। NaOH की बात करूं अगर मैं, तो NaOH के अंदर किस में टूटेगा? ये Na+ एंड OH- में। हाँ, बोथ प्रोड्यूस आयंस, सही है कोमल, ये सही बोली बेटा तुम, बोथ प्रोड्यूस आयंस। तो इनमें कॉमन तो एक चीज ये है कि ये भी आयंस प्रोड्यूस करते हैं, एसिड्स भी, और बेस भी क्या करते हैं? आयंस प्रोड्यूस करते हैं। और जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कोमल बताया तुमने बेटा, वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का रीजन ही क्या है? रीजन क्या होता है इनके अंदर? हाँ, केटायन एंड एनायंस कॉमन है। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हम लोग कोई एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं, और इसके अंदर देखोगे तो आप इलेक्ट्रोड, शायद ये वाला टेस्ट दिया है आपके किताब में, मुझे जहां तक ध्यान है कि इसी चैप्टर में दिया है ना, दो इलेक्ट्रोड लगते हैं बेटा, एक तरफ कैथोड होता है, एक तरफ एनोड होता है, पढ़ा होगा ये, है ना। कैथोड जो होता है आपका, पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के जोड़ा जाता है, एनोड जो है वो छोटा निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, और इसके अंदर सॉल्यूशन भर दिया जाता है NaCl का। ये देखा है हमने, ये चीज पढ़ी है इसके अंदर। तो जैसे ही कोई एसिड एंड बेस डालते हैं ना, तो एसिड एंड बेसेज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बोथ आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। देखो, जब हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं ना, तो फिजिक्स के अंदर बेटा कोई वायर जब होता है, तो उस वायर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट होता है ना, इस टर्मिनल से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ तक जो आती है, ये होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसकी वजह से होता है? ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये फिजिक्स की बात हो गई। केमिस्ट्री के अंदर जब हम लोग बात करते हैं ना, तो जो करंट, जैसे आपने बैटरी से जोड़ दिया टर्मिनल को बेटा, तो करंट पास होने लगती है इस इलेक्ट्रिसिटी में। तो एक करंट किसकी वजह से पास होती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस। ये जो फ्री आयंस है ना, इनकी मौजूदगी की वजह से करंट पास होती है। समझे क्या इस बात को? तो इस चीज को भी दिमाग में रखते हुए चलना कि जो कंडक्ट गुड, बोथ आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयंस। तो आपके किताब में शायद उन्होंने केवल दिया है एसिड के बारे में दिया है उन्होंने, कि बल्ब ग्लो करना शुरू होता है जैसे हम लोग डाइल्यूट HCl का लेते हैं। हमसे क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर हमने किसी बेस के साथ ऐसा किया तो क्या ऐसा होगा? तो आंसर क्या है बेटा? क्या बेस के साथ ऐसा होगा? इलेक्ट्रिसिटी ग्लो, बल्ब ग्लो करना चालू हो जाएगा? बेस का भी होता है, हाँ रोहन, बेस का भी होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी समझाया, ये भी आयंस में ब्रेक होते हैं पूरी तरह से। ये भी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का रीजन ही क्या है? प्रेजेंस ऑफ आयंस। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का रीजन क्या है? आयंस का होना। और आयंस तो हमारे बेटा एसिड के केस में भी होते हैं और बेस के भी केस में होते हैं, तो इन दोनों की केस में होगा, ठीक है। व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन? तो इसका भी आंसर यही मिल गया हमें
कि अगर एसिड और बेस को हमने वाटर सॉल्यूशन के अंदर लिया, तो इसको मुझे नहीं लग रहा कि अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत है, कॉमन बिटवीन एसिड एंड बेस। और साथ ही साथ इसी में हमने ये भी कवर कर लिया कि व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड एंड बेस आर डिजॉल्व इन वाटर, एसिड एंड बेस डिजॉल्व इन वाटर। अगर एसिड बेस को आप वाटर में डिजॉल्व करते हो बेटा, तो ये क्या करने वाला है, एसिड भी आयंस देने वाला है, बेस भी आपका आयंस देने वाला है, और यही टेस्ट है अपना। ठीक है, देखो आपको क्वेश्चंस में देखो तो सब दिया है बेटा, है ना, लिख के, बोथ गेट डिसोसिएटेड इनटू आयंस। हाँ, जैसे देखो उसने दिया है HCl को जब वाटर के अंदर डालेंगे ना बेटा, H2O के अंदर, तो वाटर में डालते ही ये क्या बना देता है, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बना देगा, प्लस Cl माइनस। ये देखो ये जो H प्लस में निकाल रहा हूँ ना, H प्लस, ये H प्लस कभी फ्री फॉर्म में नहीं रहता बेटा, ये H प्लस हमेशा H2O के साथ कंबाइन करके क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस बना लेता है। अब इसके पीछे का बॉन्ड कॉन्सेप्ट होता है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड का, है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। तो सब कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट, तो उस पर मैं नहीं एक्सप्लेनेशन में जाऊंगा। बट ध्यान रखिएगा H प्लस के फॉर्म में एग्जिस्टेंस में नहीं रहता, किस फॉर्म में एग्जिस्टेंस में आता है, H3O प्लस के फॉर्म में। क्लियर है, बोथ डिसोसिएटेड इनटू आयंस। इसी तरीके से देखो NaOH को वाटर में डालेंगे तो बेटा Na प्लस टूटेगा, OH माइनस में टूटेगा, सबका दिया उसने रिएक्शन। आपसे कोई भी मैं पूछूं तो क्या लिख सकते हो वाटर के अंदर, अगर मान लो सपोज करो मैंने आपको बोल दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बेटा, और इसको एक्वस लिखा है, एक्वस, अगर कॉर्नर में एक्वस लिखा है इसका मीनिंग क्या समझते हो, कॉर्नर में AQ लिखने का मीनिंग क्या समझते हैं आप बताइए। सॉल्यूशन, हाँ, एक्वस का मतलब है बेसिकली कि दिस कंपाउंड इज डिजॉल्व इन वाटर, ये किस में मौजूद है, वाटर के अंदर, इन वाटर। हाँ, वेरी गुड सिद्धि, डिजॉल्व इन वाटर, इसका एक्वस लिखने का मतलब है। तो अब जैसे ही डालूंगा बताओ क्या टूटेगा, किस आंस में ब्रेक हो जाएगा हमारे लिए, किस तरीके के आंस दे देगा, Ca+2 प्लस OH माइनस, है ना, ठीक है। तो ये कैल्शियम +2 का चार्ज देगा, प्लस 2 OH माइनस देगा, एक OH माइनस में कितने, 2 OH माइनस, इस तरीके से। तो अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है। और एक और, जैसे एक एसिड डाला मैंने, HCl को अगर डाला होता है, HCl एक्वस लिख देता, तो ये क्या देता बेटा यहाँ से, H प्लस और Cl माइनस। ठीक है, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझने के लिए देखो, इसका जो OH माइनस आता है, इसका जो H प्लस आता है बेटा, यही दोनों आपस में कंबाइंड कर जाते हैं कि नहीं, और ये दोनों आपस में कंबाइंड होके क्या बना लेते हैं, सॉल्ट। ये दोनों कंबाइंड होके क्या बना लेंगे, सॉल्ट, और ये दोनों कंबाइंड होके आपस में क्या बना लेंगे, वाटर। तो इसीलिए यहाँ से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को भी समझा जा सकता है, ये वाटर दे देगा और ये दोनों लोग मिलके क्या दे देंगे बेटा, सॉल्ट। तो देखो तो आप देखो तो आपको दिया ही है उसने कि एसिड का H और बेस का देखो OH हटाया और बनाया उसने, ये रिएक्शन आपके टेक्स्ट बुक में इस तरीके से दिया है। एसिड को HX के फॉर्म में लिखा है बेटा, बेस को उसने MOH के फॉर्म में लिखा है। देखो X से ना जनरली हम लोग आयंस को दिखाते हैं, X से किसको दिखाया जाता है बेटा, एनायंस को। एक्वस एंड लिक्विड, लिक्विड का फॉर्म का मतलब है कि वो सब्सटेंस खुद लिक्विड स्टेट में है, वो सब्सटेंस नहीं, मेरा ही, वो जो लिक्विड का मतलब है वो सब्सटेंस खुद लिक्विड फॉर्म में होता है। जैसे लिक्विड फॉर्म में होने का मतलब क्या है, जैसे NaCl का एक मोल्टेन स्टेट होगा, मोल्टेन स्टेट मतलब वो गलित फॉर्म में रहेगा, थोड़ा सा उसमें हवा हवा लग जाएगा, है ना, तो गले हुए, देखो सॉलिड फॉर्म में अगर लोगे तो पत्थर की तरह वो दिखाई देगा NaCl, लेकिन वो मोल्टेड फॉर्म में रहेगा ना तो लिक्विड लिख दिया जाता है। और एक्वस मतलब उसको उठा के पूरा वाटर में डिप कर दिया है। हाँ, एक्वस का मतलब पानी में डिजॉल्व हो गया, और लिक्विड मतलब वो खुद उस सब्सटेंस का लिक्विड फॉर्म, मतलब उसको पानी से कोई लेना देना नहीं, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके वो लिक्विड फॉर्म में हो सकता है ना, जैसा उसका मेल्टिंग टेम्परेचर होगा उस हिसाब से। ठीक है, तो देखो HX प्लस MOH, तो यहाँ का मेटल और यहाँ का X जनरली देखो X से हम लोग एनायन को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, और M से जनरली हम लोग केटाइन के लिए यूज कर रहा है ये। तो देखो यहाँ से क्या बन जाएगा आपके लिए आंसर, MX प्लस H2O, और यही सॉल्ट होता है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को बाद में उसने एक्सप्लेन करके दिखाया है, यहाँ पे देखे होगे आप लोग, है ना, किताब में दिया है ये।
अब इसकी स्ट्रॉन्गनेस कैसे चेक करते हैं, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस। आगे बढ़े हम लोग, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस सॉल्यूशन, ये कैसे इंडिकेट करते हैं। तो इसको मैं फटाफट आपको बता देता हूँ बेटा, टाइम हमारा ऑफ होने वाला है। पीएच स्केल के हेल्प से करते हैं, पता है ना। देखो स्ट्रॉन्ग और वीकनेस है ना, या इसको बोलने के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि स्ट्रेंथ बोल सकते हो इसको, है ना, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस। तो बेसिकली ये स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है, यूनिवर्सल इंडिकेटर से करते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ, अब इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं बेटा यूनिवर्सल, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस। तो इसको पीएच से किया जाता है, एक पता होगा आपको, पीएच मीटर होता है बेटा। लाइन थोड़ी तिरछी हो गई, लाइन में सीधी करता हूँ। पीएच इंडिकेटर पता है सबको, 0 to 7 एसिडिक चलता है, ठीक है, 0 to 7 तो एसिडिक चलता है। एसिड मोर देन 7, बेटा ये क्या, एसिड मोर देन 7 नहीं समझ पाया मैं, कोमल। 7 पे न्यूट्रल, वेरी गुड। देखो ये देखो, इस तरीके का एक हमें पता है पीएच स्केल होता है। क्या है, पीएच स्केल पे आप मार्किंग कर सकते हो बेटा, कहां से कहां तक जाएगा, कौन सी चीज किस पे कहाँ रहेगी, कौन सी चीज न्यूट्रल कहाँ पे कैसा होगा। देखो यहाँ अगर बीच की बात करूं, मैं बीच वाला पॉइंट ले लूं, अगर बीच में मैंने पॉइंट ले लिया 7, तो 7 के पीछे कौन सा पार्ट दिखाई देता है आपको, एसिडिक। 7 के पीछे एसिडिक, 7 के बाद वाला 7 to 14, 7 to 14 बेस, ठीक है, 7 to 14 बेस, हाँ यहाँ पे आपका बेस होता है। अच्छा एक चीज ध्यान में रखना बेटा, ये 0, 7 और 14, क्या ये मैं ये कहूं कि किसी एक सब्सटेंस का पीएच 15 है, तो क्या ये सही है कि गलत है, क्या किसी का पीएच 15 हो सकता है 14 से ज्यादा, गलत है, पीएच 14 से ज्यादा नहीं हो सकता। किताब में ये मेंशन किया है कि नहीं कि ये एट रूम टेम्परेचर पे ये स्केल बनाया गया है, एट रूम टेम्परेचर। ये जो स्केल हम लोग यूज कर रहे हैं ना, एट रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे यूज कर रहे हैं, क्या ये मेंशन नहीं है बुक में कि ये रूम टेम्परेचर पे स्केल बना है, मेंशन होना चाहिए ऐसा, नहीं है मेंशन, जरूर दिया होगा उसने बेटा, कहीं ना कहीं लिखा होगा, बिना उसके नहीं दे सकता कि ये जो स्केल है आपका रूम टेम्परेचर पे होता है। चलो ऐसा अगर नहीं भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी से जान लो अगर नहीं पता हो तो। ये रूम टेम्परेचर पे स्केल बना है बेटा, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। तो अगर किसी ने बोला कि सर मेरा पीएच 15 है, तो ये गलत बात नहीं है, ये भी बात सही है, बट एट डिफरेंट टेम्परेचर, एट डिफरेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कुछ अलग लेगा वो, है ना, टेम्परेचर को अलग लेगा। अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं बेटा, तो ये पीएच स्केल जो होती है ना, ये बड़ी हो जाती है, बड़ी होने का मतलब 14 से ज्यादा हो सकता है ये, समझे क्या, 14 से ज्यादा भी हो सकता है अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे, और टेम्परेचर को कम करोगे तो ये 14 से छोटी भी हो सकती है। और ये भी ध्यान रखिएगा, 7, 7 का मतलब क्या होता है बेटा, न्यूट्रल ना, 7 मतलब हम लोग क्या पढ़ते हैं, न्यूट्रल, 7 का मतलब न्यूट्रल पढ़ते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि 7 पे न्यूट्रल हो, 7 पे न्यूट्रल तब सॉल्यूशन होगा जब वो रूम टेम्परेचर पे बात करेगा। अगर मैंने जरा सा भी टेम्परेचर को 25 से आगे पीछे चेंज करने की कोशिश की, तो इट में भी पॉसिबल कि मेरा पीएच 6.5 पे न्यूट्रल हो जाए, समझे क्या, मेरा पीएच 6.5 पे न्यूट्रल हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है कि पीएच मेरा 6.5 है और वो सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल हो सकता है, क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट स्केल होता है, टेम्परेचर के हिसाब से वेरी करता है। बट हमें उतना नहीं जाना है, हमारे 10th के हिसाब से बस केवल हमें रूम टेम्परेचर पे जानना है, 7 पे न्यूट्रल, पीछे एसिडिक होता है, और बेस के लिए 7 से ज्यादा होना चाहिए, बस ये हमें जानना है। बाकी ये स्केल ऐसा मत सोचना, कभी कोई पूछे तो ध्यान रखिएगा कि पीएच 14 से ज्यादा भी हो सकता है ना, 15, 16, 20, 25 कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा टेम्परेचर कैसा लिया जा रहा है। वाटर वाटर लेकिन हमेशा न्यूट्रल रहता है, वाटर ना बेटा किसी भी टेम्परेचर पे रख दो ना, वाटर को हमेशा ही न्यूट्रल रहता है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि उसका पीएच 7 होगा, इट में भी पॉसिबल कि वो 6.5 हो, ये भी हो सकता है कि उसका 7 से ज्यादा हो जाए न्यूट्रल पॉइंट के लिए, ठीक है।
तो इस चीज को भी दिमाग में रखिएगा। अच्छा, अब एक चीज इसमें और पूछूं, अगर मैं मान लो एक सब्सटेंस का पीएच 1 है और किसी दूसरे का पीएच 2 है, तो इन दोनों में अच्छा एसिड कौन होगा बेटा, पीएच 1 वाला या पीएच 2 वाला? 1 वाला अच्छा एसिड होगा, 2 वाला खराब होगा। वेरी गुड, सही है। मतलब हम लोग जैसे जैसे यहाँ से इधर की तरफ जा रहे हैं बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता जा रहा है हमारा। क्या हम कह सकते हैं इधर से इधर जाने पे, सॉरी, बढ़ता रह रहा है, कम हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता जाता है। जिसका पीएच जितना छोटा, पीएच लेस, जितना पीएच छोटा होगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड। अच्छा, और बेस के बारे में क्या बोलोगे? अगर सपोज करो एक का 12 है और एक का 13 है, तो 12 और 13 में से अच्छा बेस कौन सा होगा, 12 वाला या 13 वाला? 12 वाला अच्छा बेस होगा या 13 वाला अच्छा बेस होगा? 13 वाला अच्छा बेस होगा, ठीक है। राघव, तुम्हारा सवाल है बेटा, हाउ पीएच इज कैलकुलेटेड? 7 के पास लेस एसिडिक और मोर बेसिक। हाँ ठीक है, 7 के पास जो जाता है वो लेस एसिडिक हो जाता है और बेसिसिटी बढ़ती है। मतलब ये, अगर मैं, ये मेरा सवाल ये है 12 और 13 में कौन ज्यादा बेसिक होगा, तो लेस पीएच मोर एसिडिक, मोर पीएच मोर बेसिक। वेरी गुड, बिल्कुल सही सिद्धि। अच्छा, राघव का एक सवाल है, हाउ पीएच इज कैलकुलेटेड? तो पीएच का कैलकुलेशन आपके सिलेबस में तो नहीं है, बट पीएच कैन बी कैलकुलेटेड। पीएच को कैलकुलेट करने के लिए बेटा हम लोग 12th में एक चैप्टर पढ़ेंगे, निगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये फॉर्मूला होता है पीएच निकालने के लिए, ठीक है। ये एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस। और ये बोलोगे कि सर ये डब्बे में एच प्लस का मतलब क्या है, तो डब्बे में एच प्लस बेटा कंसंट्रेशन को बताता है। रोहन कह रहा है रहने दो, है ना, ये एच प्लस के कंसंट्रेशन को बताता है। और ये एच प्लस ऐसे ही आता है, जैसे HCl है तो यहाँ से एच प्लस आ जाएगा। और H प्लस ओ एच माइनस का मल्टीप्लीकेशन जो होता है, H प्लस और OH माइनस का जो मल्टीप्लीकेशन है ना, ये इक्वल टू होता है 10⁻⁻14 रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो यहाँ से अगर H प्लस है तब तो डायरेक्ट मिल जाता है, H प्लस हमें दे देता है तो कंसंट्रेशन। लेकिन अगर कभी बेस दे देना तो हमें वहां से बेस का पता चलता है, तो H प्लस का निकालना पड़ता है और फिर लाके रखते हैं तो पीएच निकलता है। पढ़ोगे सब, 12th में आएगा पीएच को पढ़ने का तरीका, कि किस तरीके से पीएच से डिसाइड किया जाता है, पीएच कैसे। इवन पूरा वो चैप्टर में पीएच का कैलकुलेशन ही रहता है। पूरे चैप्टर के अंदर पीएच को हम लोग ही कैलकुलेट करते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम नाम ही होता है, वो आयंस वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। चलो, तो पीएच स्केल में तो थोड़ी जानकारी है, पढ़ने वाली चीज है बेटा। इसमें मैं अभी कुछ इससे ज्यादा समझाने वाली चीजें तो है नहीं, याद रखने इन्फॉर्मेशन वाली चीजें हैं सब, कि किस तरीके से टाइम अपना धीरे धीरे खत्म हो रहा है। नेक्स्ट देखो क्या था अपने पास, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो ये तो पढ़ने वाली चीज है, इसमें तो कुछ मेरे हिसाब से ज्यादा समझाना नहीं है। आर प्लांट्स एंड एलिमेंट्स पीएच सेंसिटिव, क्या पीएच सेंसिटिव होती हैं चीजें बेटा? पीएच सेंसिटिव प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, क्या ये पीएच सेंसिटिव होते हैं? हाँ होते हैं, सही बात है ना, पता ही होगा पीएच सेंसिटिव हर चीज है। इवन हमारे दांत भी देखो कितना पीएच सेंसिटिव होता है कि नहीं, उसी वजह से तो दांत खराब होते हैं। तो ये सब थियरी वाली चीजें हैं, थ्योरेटिकल पॉइंट हैं। तो ये सब मैं मान के चल रहा हूँ आप कर लेंगे, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट, मोर अबाउट सॉल्ट्स दिया है, तो सॉल्ट्स के बारे में इसमें कुछ हमें थियरी वाली चीजें हैं थोड़ा सा, अगर नेक्स्ट क्लास में लेना हो तो थोड़ा मैं ले लूंगा इसके बारे में, नहीं तो हम लोग ये थोड़ा सा पढ़ा के मैं मेटल्स एंड नॉन मेटल शुरू करा दूंगा। ठीक है, चलो बेटा, चलिए, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाय बेटा।